आज हम आपके अपने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है नाजिज्म एट द राइज ऑफ हिटलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, नाजिज्म एट द राइज ऑफ हिटलर। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप यहाँ पर आप जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं और मेरे से व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर समझने से पहले इंट्रोडक्शन को समझना ज़रूरी होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हम इस जो पूरे लेक्चर होने वाला है उसमें हमें कुछ पता चलता रहता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझने से पूरा चैप्टर का ओवरव्यू पता चल जाता है। तो देखिए इस इंट्रोडक्शन में लिख दिया गया है व्हाट इज़ नाजिज्म, ठीक है। नाजिज्म क्या है हमें ये पढ़ना है। हु इज़ हिटलर, हिटलर कौन है, ठीक है। व्हाई वी आर स्टडिंग दिस ऑल, हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं ये सब जानेंगे। जर्मनी एंड होल इशू, जो जर्मनी और उसके जो इशू चल रहे थे वो जानेंगे हम। और फर्स्ट वर्ल्ड वार से सेकंड वर्ल्ड वार कैसे हुए ये सभी जानना है हमें। थ्रेट टू वर्ल्ड पीस एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो विश्व की शांति के लिए यहाँ पर कौन कौन से स्टेप उठाने पड़े और जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो क्राइम चले आ रहे थे उस सबको कैसे रोका गया, सब कुछ पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। ठीक है, ये आपका रहा इंट्रोडक्शन और अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर। तो यहाँ पर बैकग्राउंड से शुरू करते हैं कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले बैकग्राउंड के साथ हम पहले स्टोरी जानेंगे हेलमथ की, ठीक है। हेलमथ एक ऐसे वहाँ पर जो थे उस टाइम के रहने वाले, इनकी कहानी पहले समझते हैं, उसके बाद हम आएंगे नाजिज्म, फिर हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट डज इट सेज अबाउट द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि उस समय जो सिचुएशन चला आ रहा था उनके बारे में हेलमथ को क्या पता है, ठीक है। व्हाई द सिचुएशन वाज लाइक दैट, और उस टाइम जो सिचुएशन चली आ रही थी वो ऐसी सिचुएशन क्यों थी। तो हिटलर जो थे, हिटलर से फिर नाजिज आए और नाजिज का आइडिया क्या था, देयर आइडियाज़ टू मेक जर्मनी अ माइटी पावर। वो जर्मनी को एक माइटी पावर के साथ एक अपना आइडिया शेयर कर रहे थे कि एक वहाँ पर जाके जर्मनी का पूरी तरह से एक फॉर्मेशन हो, ठीक है, माइटी पावर हो, उसके साथ पावर होना जरूरी है। बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, लेकिन जो क्या हुआ अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। व्हाई, यहाँ पर क्यों, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रही होगी कि क्यों नहीं हो पाए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए मई 1945 में 1945 में मई में क्या हुआ, जर्मनी सरेंडर टू एलिज। जो जर्मनी के जो लोग थे सरेंडर जो है वो एलिज की ओर चले गए, ठीक है। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल न्यूरेमबर्ग, ठीक है, जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय जो बोलते हैं उसको मिलिट्री ट्रिब्यूनल, जो इनका नाम था न्यूरेमबर्ग, ठीक है। नाम आप लोग याद नोट करते रहिएगा अपने कॉपी में, जिससे आपको नाम याद रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजिज टू डेथ। जो वहाँ पर सेंटेंस लिखे गए थे किनके बारे में, जो 11 लीडिंग नाजिज, वहाँ पर जो ट्रिब्यूनल के 11 ऐसे लोग थे जो नाजिज को वहाँ पर लीड कर रहे थे, वहाँ उनके साथ उनको फॉलो कर रहे थे, जो कि उनके साथ फॉलो करते करते वो मारे गए थे, ठीक है। बिकॉज अलीज डिड नॉट वांट टू बी एज अ हर्स ऑन डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। क्योंकि जो अलीज है वो नहीं चाहता था कि ऐसा कोई हो कि जो हमारा जर्मनी है वो हार जाए, इसलिए उन लोगों ने 11 लोगों ने जान गंवा दी, ठीक है, नाजिज को फॉलो करते हुए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो आ जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से सेकंड वर्ल्ड वार कैसे होता है, यहाँ पर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार देखने को मिल गया, ठीक है। और भी आपको जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आगे चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, इसलिए इंट्रोडक्शन जरूरी होता है कि आपको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू पता चलता है कि चैप्टर में होने क्या वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होल स्टोरी बिगिन फ्रॉम ईयर, और जो पूरी स्टोरी की पूरी जो कहानी है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की यहीं से शुरू होती है, यही इसका बैकग्राउंड है, यहीं से इसका चैप्टर का जो है वो बना हुआ है। कैसे हिटलर राइज करता है, कैसे नाजिज्म आते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनका जो रूल है वो क्या होता है, ठीक है। हाउ, कैसे प्रोसिक्यूटेड नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर, अब वो क्या करते हैं, नाजी जो हैं वो नाजी के वहाँ पर जो वार क्रिमिनल्स थे, यानी जो युद्ध हुआ था उस टाइम के जो क्रिमिनल्स थे वहाँ पर प्रोसिक्यूट करते हैं, किस चीज़ के लिए, तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब उनके ह्यूमैनिटी चाहिए था, ह्यूमैनिटी तो होना बहुत ज़रूरी है, आपको पता ही है, उसके खिलाफ वो जो है क्राइम कर रहे थे। किलिंग ऑफ 6 मिलियन ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस एंड 70,000 जर्मन्स, ठीक है। यहाँ पर अब क्या हुए, 6 मिलियन ज्यूज यहाँ पर होते हैं कि वहाँ पर सेना लोग जो थे, सोल्जर्स लोग थे, उनके जो काम आते हैं या फिर इधर उधर के जो काम करते हैं उनके सामने रख करके वो जो है 6 मिलियन लोग मारे गए उसमें। 2 लाख जिप्सीज उन्हीं को, अब जो उनको फॉलो करने वाले जो आदमी होते हैं जो एक दूसरे को खबर देते हैं वो मारे गए 2 लाख, ठीक है। 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस, जो सिविलियंस थे आप जानते ही होंगे, वो 1 मिलियन लोग जो है उसमें मारे गए।
70,000 जर्मन के लोग जो 70,000 थे वो भी मारे गए। ठीक है, क्यों, वाई, यहाँ पर क्यों मारे गए, अब आप लोगों को ये भी ख्याल आ रहा होगा। तो देखते हैं आगे हम। तो यहाँ पर इसको आप इस समझिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जर्मन के लोगों ने 11 लोग जो थे जर्मन के, वो मारे गए नाजिस को लीड करते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो आप सबसे पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्टोरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दो वर्सेस देखने को मिल रहा होगा, एक तरफ अलीज है, एक तरफ सेंट्रल पावर्स है। तो अलीज की तरफ देखेंगे तो अलीज में चार वहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे कंट्री, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, यूएसए, और वर्सेस सेंट्रल पावर में आते हैं हमारे 2। ठीक है, इसमें 4 हैं और इसमें यहाँ पर 2 कंट्री हैं, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, यहाँ पर ऑटोमन तुर्की। इस सारी कंट्री के आपको फ्लैग्स मैंने दिखा दिए हैं ताकि आपको रिलेट करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बर्थ ऑफ, जो कि वीमार रिपब्लिक जो है उनका बर्थ कैसे हुआ, वो कैसे हम सामने आए। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी से ही रिलेटेड है ये। तो आफ्टर डिफीट ऑफ इम्पेरियल जर्मनी, जो जर्मनी का जो इम्पेरियल चला रहा था वो जो जब हार गए, आपको पता ही होगा तब जब वो हार गए, एब्डिक्शन ऑफ द एम्पेयर, तब क्या हुआ कि एम्पेयर को ना वहाँ पर त्याग देना पड़ा। ठीक है, वहाँ पर ज़बरदस्ती उनको क्या करना पड़ा, त्याग देना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जर्मनी के लोग इम्पेरियल जो वो हार गए थे। पार्लियामेंट्री पार्टीज मेट एट वेमार। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री पार्टीज थी वो वीमार से मिलती है। ठीक है, फॉर्म नेशनल असेंबली, और मिलने के बाद वहाँ पर नेशनल असेंबली को फॉर्म करती है। ठीक है, जिससे हमारा वेमार रिपब्लिक बनता है। ठीक है, यहीं पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो वेमार रिपब्लिक है वो उसका बर्थ कैसे होता है। तो यहाँ पर आप आंसर में लिखेंगे पार्लियामेंट्री पार्टीज जो है जब वो वेमार रिपब्लिक से मिलती है तो वहाँ पर एक नेशनल असेंबली फॉर्म करती है, और जब वो नेशनल असेंबली फॉर्म कर लेती है तो हमारा एक पार्टिकुलरली वेमार रिपब्लिक फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एस्टेब्लिश द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। वहाँ पर आप क्या करते हैं, उसी में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आप तो जानते ही होंगे, कोई भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर अब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है, विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर भी होना जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर हमारा अच्छा नहीं होगा तो हमारा जो वर्ल्ड है या फिर हमारा जो कंट्री है, जिस कंट्री में आप रहते हो, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि किस तरह से वो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, डिप्यूटीज वर इलेक्टेड ऑन इक्वल बेसिस एंड यूनिवर्सल वोट्स इन द जर्मन पार्लियामेंट और रिक्सटैग। ठीक है, जो डिप्यूटीज अब जो थे उनको इलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, इलेक्ट तो किया ही जाएगा, और वो भी इक्वल बेसिस पे, ना ही उधर 1-2% ज़्यादा, ना इधर 1-2% ज़्यादा, दोनों इक्वल बेसिस पे वहाँ पर इलेक्ट कर लिया गया। और जो यूनिवर्सल वोट्स थे जर्मन पार्लियामेंट में, ठीक है, वो जो है रिक्सटैग जो है ये भी एक तरह का फ्लैग है, आपको मैं आगे बताऊंगा, क्लियर करूंगा। ठीक है, उसमें यहाँ पर ये उन्होंने वोट किया था। हाउएवर वेमार रिपब्लिक वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। हालांकि जो वेमार रिपब्लिक है उन्होंने कुछ अपने लोगों से कुछ हासिल नहीं किया, उन्हें कुछ मिला तो नहीं। अब क्यों नहीं मिला, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाई वेमार रिपब्लिक वाज नॉट वेलकम बाय इट्स ओन पीपल। अब आपको ये सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन को, इसलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसका मैं आपको आंसर भी देने वाला हूँ अगले स्लाइड में। व्हाट डू यू थिंक व्हाई वेमार रिपब्लिक वाज नॉट वेलकम बाय इट्स ओन पीपल। तो आप क्या सोचते हो कि जो वेमार रिपब्लिक है वो अपने लोगों को कोई वेलकम क्यों नहीं करने दिया। ठीक है, उन्हें तो वेलकम करना चाहिए था, अपना ही कंट्री है। तो देखो यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा होगा, यहाँ पर 3 पॉइंट्स, क्योंकि आप एसएसटी में, हालांकि खासकर हिस्ट्री में जब भी एग्जाम दो तो आप पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करो। अगर आपका पॉइंट वाइज आंसर होगा और उसमें से अगर 3 पॉइंट, अगर 3 मार्क्स का है, उसमें से अगर आपका 2 पॉइंट्स भी अगर सही है तो 2 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। लेकिन आपका सेंटेंस वाइज में क्या हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। सेंटेंस आप सिर्फ लिखो इंग्लिश वाली एग्जाम में। देयर वर मैनी इनहेरेंट डिफेक्ट इन इट। यहाँ पर आपको क्या थे, कई सारे इनहेरेंट डिफेक्ट हुए थे इसमें। बट द मेन रीज़न वॉज दैट वेमार रिपब्लिक एक्सेप्टेड साइंड द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। लेकिन उसका जो मेन रीज़न ये था कि वेमार रिपब्लिक जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था पीस वर्साइल। जो यहाँ पर अगला जो टॉपिक होने वाला है आपका होने वाला है ट्रीटी ऑफ वर्साइल, आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ तब तक के लिए आप ये समझिए कि जो रीज़न था ना वो यही था कि वेमार रिपब्लिक को वहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल की जो चल रहा था उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। अब कई सारे ऐसे जर्मन थे कि उन्हें नया वेमार रिपब्लिक को वहाँ पर हेल्ड करवाना पड़ा। ठीक है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होकर के, वहाँ पर वो जो वार हो रहा था उससे वो कहीं हार ना जाए, इसके लिए वहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल कर रहे थे वेमार रिपब्लिक को। ठीक है,
वहाँ पर वर्साइल्स को वहाँ पर डिस्ग्रेस नहीं होना चाहते थे, वहाँ पर से डिस्प्लेस नहीं होना देना चाहते थे वो, ठीक है। यही सब 3 रीज़न थे जिसके कारण वहाँ पर वो आपको बताया गया है कि व्हाई वेमार रिपब्लिक वाज नॉट वेलकम बाय इट्स ओन पीपल, ठीक है। अब हम जानेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में। आप लोगों को बता दूं कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। हर्स एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस ऑफ ट्रीटी। देखो ट्रीटी ऑफ वर्साइल को कहा जाता है, देखिए आपको यहाँ पर 1 वर्ड में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल होता क्या है, व्हाट इज ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, या फिर आपको 1 वर्ड में पूछा जा सकता है। तो आप लिखोगे ट्रीटी ऑफ वर्साइल इज द हर्स एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस ट्रीटी, ठीक है। जो हर्ष यानी खुशी और जो उत्साहित वाला जो चीज़ है, शांति का जो ये एक तरह का ट्रीटी होता है, शांतिपूर्वक, जिस तरह से आप वैसे 10th में आओगे तब आपको पता चलेगा। प्रोविजंस इन द ट्रीटी, ट्रीटी में कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक है। अब वहाँ पर प्रोविजंस क्या हैं, ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रोविजंस इन द ट्रीटी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाएंगे। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, जर्मनी ने क्या किया, अपना जो उसका जो कॉलोनी था वो भी उसने लॉस्ट किया। 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन, उसका जो पॉपुलेशन था, उसका जो जर्मनी का जो पॉपुलेशन था उसका 10 भाग जो है उसने लगाया। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, उन्होंने टेरिटरीज का 13% लगाया, ठीक है। 75% ऑफ आयरन एंड 26% ऑफ कोल, उन्होंने जो लोहा था, आयरन था, उन्होंने उसमें 75% लगाए एंड जो कोयला था वो 26% लगाए उसमें। फ्रांस को दिए, पोलैंड को दिए, डेनमार्क को दिए, लिथुआनिया को दिए। तो आप ये मत समझ लेना कि जो 75% है और 26% जो कोयला है वो एक ही सिटी को दिए गए, यहाँ पर 4 सिटी में बांटे गए, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया, ठीक है। एलाइड पावर डेमिलिटराइज्ड जर्मनी। अब यहाँ पर आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा कि डेमिलिटराइज्ड क्या होता है, ठीक है। ये होता है यानी किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना, यानी मतलब उसको ख़त्म करने की जो टाइम आ जाता है तो वहाँ पर वो ख़त्म करने के लिए सोच देते हैं, ध्वस्त कर दिया गया, ठीक है। वहाँ पर जो जर्मनी को जो है एलाइड पावर डिमिलिटराइज, जर्मनी को जो है वहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया, एलाइड का पावर जो आ गया उसके कारण। अंडर वॉर गिल्ट क्लॉज, जो उसके जो वार चले आ रहे थे उसके कारण क्या हुआ, जर्मनी वॉज फोर्स टू पे 6 बिलियन पाउंड, 6 बिलियन पाउंड्स। उसके कारण जो वार जो है, अब वार चल रहा था उसके अंदर, उसके लिए जर्मनी को क्या करना पड़ा, 6 बिलियन यानी 6 बिलियन पाउंड्स जो है उसे पे करना पड़ा। अब पे ऐसे ही नहीं, जो जर्मनी है ऐसा नहीं कि खुद से वो उसने कर दिया, उसे फोर्स किया गया था कि आप तुम पे करो इसको। द एलिड आर्मीज ऑक्युपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो एलिड के आर्मी थे, ठीक है, आपको मैं आपकी आगे रिलेट कराऊंगा कि एलिड कौन है और रिकस्टैक कौन है, ठीक है। तो एलाइड के जो आर्मी थे उन्होंने जो उस रिसोर्स को ऑक्युपाई किया, अपने कैप्चर कर लिया, ठीक है। और जो रिच रेनलैंड थे वो लंबे समय के लिए वहाँ पर वो, अब वो उनके पास तो पैसा आ गया, 6 बिलियन पाउंड्स आ गए। तब बताओ वो खुशी होंगे या फिर दुखी होंगे, खुशी होंगे। द इफेक्ट ऑफ द वार, अब हम वार जो युद्ध हुआ उसका इफेक्ट हम पढ़ेंगे क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, ठीक है, यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट वहाँ पर पड़े। अब इम्पैक्ट कैसे पड़ेंगे, तो साइकोलॉजिकली पड़े और फाइनेंशियली पड़े, ठीक है। साइकोलॉजिकली जिस टाइम उन्होंने जो रूल कर रहे थे या फिर वहाँ पर इम्पैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर कुछ करने की, तो वहाँ पर साइकोलॉजिकली दिक्कत आई और फाइनेंशियल यानी बाद में ही बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। अब यूरोप की बात करते हैं तो कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स टू कंटिनेंट ऑफ डेब्टर, जो क्रेडिटर्स के कंटिनेंट थे वो डेबिटर के कंटिनेंट को दे दिया गया, ठीक है। वेमार रिपब्लिक एंड इट्स सपोर्टर्स फेस्ड प्रॉब्लम्स, जो वेमार रिपब्लिक थे और उसके जो सपोर्टर्स थे उन्हें प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, ठीक है। अब प्रॉब्लम झेलने की वजह से क्या हुआ, नवंबर क्रिमिनल स्टार्ट हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डीप इम्प्रिंट्स ऑन यूरोपियन सोसाइटी, जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ उससे क्या पता चलता है कि जो यूरोपियन सोसाइटी थे उन पर जो गहरा असर पड़ा, ठीक है। कैसे असर पड़ा, तो ट्रेंच लाइफ ग्लोरीफाइड, जो ट्रेंच लाइफ थी उनकी जो जीवन थी उन्हें क्या कर दिया गया, बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कि तुम इसे छोड़ दो, ठीक है, फोर्स किया गया तरफ से, ठीक है। हाउ एवर ट्रूथ वॉज डिफरेंट, वहाँ पर फोर्स किया जा रहा था, जबकि जो हालांकि जो हाउ एवर ट्रूथ वॉज डिफरेंट, जो कि सच अलग था और उसे ज़बरदस्ती बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कि उसको हटाने के लिए, अपने लाइफ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द वार, देखिए यहाँ पर मीन की इक्वल आगे मैंने लगाया है, इक्वल का मतलब क्या, यहाँ पर आदमी कोई है तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, झगड़ालू की भावना, ठीक है। झगड़ालू की भावना, अगर युद्ध की बारी हो, अगर टाइम है तो यहाँ पर झगड़ालू वाला मन तो होगा ही। स्ट्रांग, उसका मजबूत होना जरूरी है। मास्कुलिन का मतलब क्या होता है, ऐसा पुरुष, ठीक है, पुरुष सा दिखने वाला, ऐसा नहीं कि अब कैसे भी फेस में वो आ सकता है, ऐसा फिर भी फेस रहना चाहिए कि मैं मतलब कि वो कोई
आदमी है, ठीक है। एग्रेसिव वॉर प्रोपागेंडा एंड नेशनल ऑनर्ड ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज इन पब्लिक। जो एग्रेसिव वार चले आ रहे थे प्रोपागेंडा के लिए, और जो राष्ट्रीय ऑनर था उसको भी ऑक्युपाई कर लिया गया। जो पब्लिक में जो स्टेज चले आ रहे थे उन सबको सेंटर जो है ऑक्युपाई कर लिया गया। डेमोक्रेसी बिकेम अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो एक अच्छा सा उसका फ्रेजाइल आइडिया बनकर तैयार हो गया। सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव्स ग्रीव, ठीक है, उसके जो सपोर्टर्स थे उन्हें कंजर्वेटिव्स को बढ़ाया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की, ठीक है, कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म होता क्या है। यहाँ पर मैंने लगाया है वेमार रिपब्लिक वर्सेस स्पार्टैकिस्ट लीग। यहाँ पर भी आपको डिफरेंस समझना जरूरी है कि वेमार रिपब्लिक क्या है और स्पार्टैकिस्ट लीग क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेमार रिपब्लिक की। तो वेमार रिपब्लिक अपोज्ड दिस, ठीक है, वेमार रिपब्लिक अपोज्ड दिस। वेमार रिपब्लिक ने क्या किया है, इसको अपोज किया है। किसको अपोज किया है, तो क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ फ्री कॉर्प्स। जो उसके फ्री कॉर्प्स थे उसकी मदद से क्या किया अपने आप को, वो उन्होंने क्रश किया, अपराइजिंग किया, अपने आप को ग्रो किया है। वांटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और वो जो वेमार रिपब्लिक है, अब वेमार रिपब्लिक है तो नाम ही रिपब्लिक उसमें लगाई हुआ है, उसे रिपब्लिक चाहिए थी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहिए थी। क्लैश बिटवीन सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, और वहाँ पर क्या हुए वेमार रिपब्लिक में जो सामाजिक और कम्युनिस्ट लोग थे उनके बीच में क्लैश हुए। हिटलर टुक एडवांटेज ऑफ दिस रिकॉन्सिएबल प्रिवेलिंग इन द जर्मनी एट दैट टाइम। देखिए आप कहावत सुने होंगे कि जो अचानक अपनों में दो आदमी में झगड़े हो जाते हैं तो तीसरे आदमी मजा ले जाता है। उसी तरह से क्या हुआ कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट की जब क्लैश चल रही थी तो हिटलर को एडवांटेज ये मिल गया कि वो जो उस टाइम में जर्मनी था उसका जो रिकॉन्सिएबल जो वहाँ पर एडवांटेज थे, वहाँ पर जो उसका एडवांटेज चला रहा था उसको उठा कर वहाँ से ले गया, उससे एडवांटेज उसको हिटलर को मिल गया, ठीक है। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, अब हम देखो ये मैंने आपको बताया वेमार रिपब्लिक के बारे में। अब हम देखते हैं स्पार्टैकिस्ट लीग के बारे में। स्पार्टैकिस्ट लीग क्या है, ग्रुप ऑन पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया, ठीक है, ग्रुप ऑफ पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया। यहाँ पर देखो कि कोई चीज़ का अगर युद्ध हो रहा है, ठीक है, वार हो रहा है, तो वहाँ पर ग्रुप होना जरूरी है। तो यहाँ पर रसिया में जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन थे उनका जो पैटर्न था वो ग्रुप सामूहिक तरह से चला रहा था, ठीक है, सामूहिक वहाँ पर उन्होंने तैयार किया था रसिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के लिए। डिमांडिंग सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, वहाँ पर सोवियत को डिमांड किया जा रहा था, ठीक है, अपने गवर्नेंस को शो कराने के लिए, स्टाइल जो है अपने आप को दिखाने के लिए। लेटर फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, और बाद में क्या हुआ कि जर्मनी का कम्युनिस्ट पार्टी जो है बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि स्पार्टैकिस्ट फ्लैग को आपको दिखाऊंगा और वेमार फ्लैग को। यहाँ पर देखिए जो स्पार्टैकिस्ट का फ्लैग है यहाँ पर ये है और वेमार का फ्लैग यहाँ पर ये है। आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको 6-7 रंग के फ्लैग दिखा दिए जाएंगे और वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा कंट्री का फ्लैग है ये, ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इकोनॉमिक क्राइसिस अब हम देख लेते हैं, ठीक है। जर्मनी एंड वॉर प्रिपरेशंस, ठीक है, जर्मनी के और उसके जो वॉर के लिए रिपेरेशन तैयार किए गए थे उसके में आपको क्या क्या समझना है। 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे, जो 1923 का समय चला आ रहा था, वहाँ पर क्या हुआ कि जो जर्मनी है उसको पे करने के लिए वहाँ पर पैसे तो नहीं थे, ठीक है। उसमें फ्रेंच ऑक्युपाइड रूर रीजन, जो फ्रेंच है उन्होंने उसने क्या किया कि जो रूर रीजन वहाँ पर कोई रीजन है उसको उसने ऑक्युपाई कर लिया। लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर लीड कर रहा था जिस समय, उसने फ्रेंच जो है उसने ऑक्युपाई कर लिया रूर रीजन को। जर्मनी रिटेलिएटेड विथ प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली, जो जर्मनी है वो जो पेपर करेंसी चला रहा था उसको प्रिंट करने से यहाँ पर क्या कर दिया, लापरवाही के कारण वहाँ पर उसने वो भी काम गड़बड़ कर दिए। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट, उसमें प्रॉब्लम क्या आई, तो वैल्यू ऑफ जर्मनी मार्क फेल, जो जर्मनी का जो वैल्यू चला रहा था वो भी अब गिर गया। इकोनॉमिक प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज, प्राइस ऑफ गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो चीज़ों की दाम थे, ठीक है, जो जैसे कि सब्जी जैसे 10 रुपये की चलती है तो वहाँ पर डबल प्राइस कर दिए गए। तो प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो बढ़ा दिए गए। सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन वहाँ पर चला आ गया। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, अधिक परिवर्तन। कुछ कभी होते हैं कि छोटे छोटे परिवर्तन आते हैं, यहाँ पर जो ज़्यादा ही परिवर्तन यहाँ पर आ चुके थे, ठीक है। हाइपर यहाँ पर गुड्स के प्राइस के बावजूद भी कई सारे सिचुएशन यहाँ पर आए। इन सिंपैथी यूएस हेल्प्ड जर्मनी बाय डेव्स प्लान, इस बाद में क्या हुआ कि यूएस ने क्या किया, फाइनली जर्मनी को मदद किया। कौन से प्लान से, जो प्लान, अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो यूएस है वो जर्मनी को हेल्प करता है कौन से प्लान से,
तो बाय डेविस प्लान, DAWES, डेविस प्लान, ठीक है। द ईयर ऑफ डिप्रेशन, अब हम बात करेंगे द ईयर ऑफ डिप्रेशन 1 क्या है। स्टेबिलिटी ड्यूरिंग 1924 टू 1928 वाज बिल्ट इन सैंड, जो स्टेबिलिटी है 1924 से 1928 के दौरान जो है वहाँ पर चली आ रही थी, वहाँ पर वो क्यों बनी थी इस तरह से। तो जर्मनी का रिकवरी किस तरह से हुआ, शॉर्ट टर्म लोन बाय यूएसए, जो यूएसए ने क्या किया, एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड की जिससे जर्मनी का फिर से रिकवरी होता है, ठीक है। जैसे जिस तरह से आप अभी पबजी खेल रहे हो गए, तो पबजी में क्या होता है कि आप किसी को वहाँ पर गोली मर जाता है, अपने टीम को लग जाता है, तो आप किसी को रिवाइव देते हो। उसी तरह क्या होता है कि जर्मनी जो है पूरी तरह से वहाँ पर डाइड हो गया होता है, मतलब कि डाइड नहीं हुआ होता है, फिर भी उसे कंडीशन ख़राब होने की वजह से जो है यूएस उसको मदद करता है, उसको रिकवर करता है। बट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929, लेकिन क्या होता है कि जो वॉल स्ट्रीट यहाँ पर है उसको एक्सचेंज होता है और वहाँ पर वो क्रैश भी हो जाता है 1929 में। पीपल सोल्ड देयर शेयर फियरिंग द फेलिंग द प्राइस, लोग जो हैं वो अपने जो उसके जो प्राइस होते हैं किसी भी चीज़ के, उसको बेच करके उन्होंने और पैसा कमाना शुरू कर दिया। नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ, अब जो राष्ट्रीय इनकम है यूएसए का वो भी अब आधा हो गया। आधा क्यों हो गया, आप अभी जो आपने पढ़ा कि जर्मनी को वहाँ पर रिकवर किया गया है शॉर्ट टर्म प्लान, तो उसमें उसको खर्च हो गए, ठीक है, तो वहाँ पर हाफ पर आ गया। सो द ईयर ऑफ डिप्रेशन 1 में इफेक्ट वाज फेल्ट वर्ल्ड वाइड, और जो इफेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में आ गए। 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर वर सोल्ड, 24 अक्टूबर को क्या हुआ, जो 13 मिलियन जो थे वो बेच दिए गए वहाँ पर गुड्स को। इम्पैक्ट ऑन जर्मनी, तब फिर क्या हुआ, जो बेचने के बाद क्या हुआ, जर्मनी पर क्या इम्पैक्ट आए, आपको अब ये सब दिमाग में आएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन जर्मन इकोनॉमी, जर्मन इकोनॉमी पर जो है एक गहरा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है इकोनॉमिक क्राइसिस, पैसे की जो क्राइसिस है वहाँ पर वो पड़ी है। आप वाओ कैसे, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% 1932, जो इंडस्ट्रियल का जो प्रोडक्शन चला रहा था वो 40% जो है वो माइनस कर दिया गया, घटा दिया गया, ठीक है, 1932 में। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस वेजेज, अब वर्कर्स जो वहाँ पर जो काम कर रहे थे उन्होंने भी अपना जॉब को छोड़ना पड़ा, ठीक है, वहाँ पर अब उनको पेड करके वहाँ पर कुछ वेजेज मिलते थे, ठीक है। और अनएम्प्लॉयड जो थे उस टाइम थे 6 मिलियन। क्रिमिनल एक्टिविटी इंक्रीज, वहाँ पर जो क्रिमिनल का जो काम है वो बढ़ा दिया गया, ठीक है। फिर देखिए फॉलिंग वैल्यू करेंसी, अब यहाँ पर जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ा दी गई, ठीक है। इनकमिंग एंड सेविंग ऑफ द पीपल डिमिनिश्ड, फिर भी बढ़ा दी गई है, लेकिन उस टाइम जो लोगों के पास जो पैसा तो बहुत कम हुआ करता था। बिजनेस गॉट रूइंड, बिजनेस का भी भट्टा बैठ गया था। फॉल इन द एग्रीकल्चरल प्राइस अफेक्टेड पीजेंट्री, जो एग्रीकल्चर का जो प्राइस था उसमें भी कमी आ गई, ठीक है, और वहाँ पर पीजेंट्स को जो तो फार्मर्स थे सबको इफेक्शन लेना पड़ा। फीलिंग ऑफ प्रोलिटराइजेशन, अब ये भी एक अच्छा टर्म है कि प्रोलिटराइजेशन जो है उसका फीलिंग क्या है, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ प्रोलिटराइजेशन, तो अब इसको आप डिफाइन करोगे, टू बिकम इम्पोवरिज्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास। इसका मतलब ये है कि जो बिगड़ा हुआ काम जो होता है उसको आप इम्प्रूव करते हो एक वर्किंग क्लास में, या फिर उसको एक लेवल में लेकर के आते हो। जिस तरह से आप 7th में थे, आप अच्छा रिजल्ट लाए तो 8th क्लास में आ गए, उसी तरह से प्रोलिटराइजेशन जो है क्या करता है, इम्प्रूव करता है, जिस क्लास में है वो अपने लेवल पार करके वहाँ पर आगे की ओर आता है, ठीक है। द ईयर ऑफ डिप्रेशन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम, रिजल्ट देख सकते हैं आपके सामने में, यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो पब्लिक जो है वहाँ पर डिमांड कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है यहाँ पर दुखी बच्चा आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर सब चीज़ के लिए क्राइसिस चले आ रहे हैं। द ईयर ऑफ डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन हैड चेंज्ड द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ द जर्मनी, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम था, ठीक है, वो जर्मनी का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था उससे चेंज हो गया। किस तरह से, तो वेमार रिपब्लिक सिम टू ऑफर नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स, जो वेमार रिपब्लिक थे उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था इन प्रॉब्लम को कैसे सुधारा जाए। क्यों नहीं मिल रहा था, तो बिकॉज द वेमार सिचुएशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स, क्योंकि जो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ ज़्यादा ही डिफेक्ट उसमें आ चुके थे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो नो पार्टी कैन अचीव मेजोरिटी, कोई भी पार्टी जो है मेजोरिटी को अचीव नहीं कर सकता है। ऑलवेज रूल बाय कोलिशन, सिर्फ कोलिशन ही रूल कर सकता है हमेशा के लिए। इस तरह से वहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तैयार किए जा रहे थे।
ठीक है। फिर आर्टिकल 48 में क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट को वहाँ पर पावर दे दिया गया इमरजेंसी के लिए, ठीक है। सिविल राइट को सस्पेंड कर दिया गया, डिग्री को वहाँ पर बढ़ाया गया। हम कह सकते हैं कि विलनरेबिलिटी यानी दुर्बलता से क्या डिक्टेटरशिप को वहाँ पर हटाया गया। उसी टाइम पे क्या हुआ, एट द सेम टाइम पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इसकी सबकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को वहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है वो कमज़ोर पड़ गया पार्लियामेंट्री सिस्टम के खिलाफ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पार्ट 1 में मैंने द ईयर ऑफ डिप्रेशन तक आपको बताया है। ये सब द ईयर ऑफ डिप्रेशन पार्ट 2 थे। अगले अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे के। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलूँगा आपसे नई वीडियो में, मतलब कि इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।